हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की प्रमुख धाराएं। तो दोस्तों, जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था, ये एक्चुअल में जो रेगुलेटिंग एक्ट इससे पहले 1773 में 1773 में जो पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें थोड़ी बहुत कमियां आ गई थी, थोड़े बहुत उसमें फ्लॉज और दोष आ गए थे। तो उन दोषों को दूर करने के लिए एक न्यू एक्ट बनाया गया जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये पिट्स नामक एक ऑफिसर ने पारित किया था, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया है। ठीक, तो दोस्तों जानते हैं आज हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में और क्या क्या रिफॉर्म्स हुए पिट्स इंडिया एक्ट में, वो हम लोग देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ दोषों को दूर करने के लिए 1783 ईस्वी में फॉक्स ने पार्लियामेंट में इंडिया बिल प्रस्तुत किया, लेकिन ये बिल कानून नहीं बन सका। अंत में 1784 ईस्वी में पिट ने कुछ संशोधन के साथ इंडिया बिल पास कराया, जिसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक दोषों का निराकरण किया गया और कंपनी को पार्लियामेंट के नियंत्रण में लाया गया। तो दोस्तों, डेट याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने की, यह है 1784। तो कोई पूछे कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो 1784 इसकी एग्जैक्ट ईयर है। भारत में शासन, सेना और राजस्व संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए 6 कमिश्नरों की एक समिति बनाई गई। तो दोस्तों ये देखिए, जो पहला इसमें रिफॉर्म हुआ पिट्स इंडिया एक्ट में, वो पहला था भारत में शासन, सेना और राजस्व संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए 6 कमिश्नरों की एक समिति बनाई गई, जिसका नियंत्रण समिति बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा गया। समिति के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा होती थी। यानी ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो ये कमिश्नर थे, इनकी जो नियुक्ति है और जब इनको हटाया जाए, इसकी पूरी जो अधिकार होता था वो इंग्लैंड में बैठे राजा या रानी के पास होता था। वही इन कमिश्नरों की नियुक्ति करते थे और अगर इनको हटाना है तो इनको हटा भी सकते थे। संचालक समिति को नियंत्रण समिति के अधीन कर दिया गया। डायरेक्टरों के 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति बनाई गई। दूसरा कार्य देखिए, डायरेक्टरों की 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति बनाई गई, जिसके द्वारा भारत में गोपनीय आज्ञाएं भेजने की व्यवस्था की गई। तो एक तरह की दोस्तों ये सीक्रेट एजेंसी थी। यहाँ पर इसमें 3 सदस्य होते थे। स्वामी समिति की संचालक समिति की कार्यवाही में संशोधन करके अधिकार से वंचित कर दिया गया। संधि विग्रह और लगान के संबंध में बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधीन कर दिया गया। ये भी बतलाया गया कि संचालक समिति की स्वीकृति के बिना संधि और विग्रह नहीं कर सकता। गवर्नर जनरल को काउंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। पहले दोस्तों गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्य हुआ करते थे, जिससे अगर गवर्नर जनरल को कोई एक्ट पास कराना है तो बहुत दिक्कत होती थी। उसमें उसको बहुमत लाने के लिए कम से कम 3 या 2 जो सदस्य होते थे उनको राज़ी करना होता था। ये मगर इन जो सदस्यों की संख्या थी दोस्तों, ये घटाकर 4 से 3 कर गई। अगर मान लीजिए गवर्नर जनरल को कोई एक्ट पारित कराना है तो कम से कम अगर एक सदस्य भी राज़ी है तो एक वोट उसका और एक वोट गवर्नर जनरल का मिलकर वो आराम से उस एक्ट को बना सकते हैं। तो संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई, जिसमें एक प्रधान सेनापति भी होता था। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों में गवर्नर और 3 अन्य सदस्यों को मिलाकर प्रत्येक में काउंसिल की स्थापना की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत प्रधान सेनापति भी होगा। पिट्स इंडिया एक्ट का महत्व देखिए, क्या इंपॉर्टेंस रहा पिट्स इंडिया एक्ट का, अब वो हम लोग देखेंगे। 1784 के अधिनियम से कंपनी के लंदन स्थित प्रशासन में परिवर्तन आए। इससे सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। हालांकि कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया, लेकिन सभी सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया, जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और उनके द्वारा नियुक्त किए 4 प्रीची काउंसिल के सदस्य होते थे।
3 डायरेक्टरों की एक गुप्त समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाने थे। स्वामियों के अधिकरण को ये अधिकार नहीं रहा कि डायरेक्टरों का जो आदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया हो उसे वह रद्द, निलंबित या खत्म कर सके। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथ में दे दिया गया। गवर्नर जनरल को अभी भी बहुमत के आदेश पर कार्य करना होता था, लेकिन अब सदस्य संख्या 3 होने के कारण अगर एक भी पार्षद उसकी ओर होता तो वह अपना निर्णायक मत का प्रयोग करके अपनी बात मनवा सकता था। इससे अधिक इस अधिनियम में कुछ नहीं किया गया। ये त्रुटि 1793 में दूर की गई, जब गवर्नर जनरल को परिषद बहुमत को अनदेखा करने और मत के रद्द करने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के अनुसार बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियां भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दी गई। इसके अतिरिक्त ये भी निश्चय किया गया कि भविष्य में केवल संशोधित सेवक ही गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। बाहर के लोगों को इन पदों पर नियुक्त करने का प्रयोग सफल नहीं हुआ। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में 2 मुख्य परिवर्तन आए। पहला ये कि इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे और जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। और इस प्रकार शासन की द्वैत प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी एक संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई और 1858 तक चलती रही। नियंत्रण बोर्ड को प्रशासन का स्वतंत्र अधिकार नहीं था। डायरेक्टर्स के बोर्ड को अपने संरक्षण पर पूर्ण अधिकार था और उन्हें अपनी पदाधिकारियों की पदोन्नति करने का भी पूर्ण अधिकार था। इस बोर्ड का अध्यक्ष आरंभिक काल में एक राज्य सचिव होता था और उसे कोई विशेष वेतन नहीं मिला था, लेकिन 1793 के बाद सवेतन अध्यक्ष नियुक्त हो गया और ये अधिकारी भारतीय शासन के लिए 1856 तक उत्तरदायी रहा, जब इसके स्थान पर भारत राज्य सचिव की नियुक्ति हो गई। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पिट के इंडिया एक्ट ने कंपनी और भारतीय प्रशासन का 1858 तक चलने वाला मूलभूत अधिकार निश्चित कर दिया। दूसरे, इस अधिनियम से कार्यकारी पार्षदों एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की संख्या 3 रह गई, जिनमें से मुख्य सेनापति एक था। बम्बई और मद्रास की परिषदों का गठन भी बंगाल के नमूनों पर ही कर दिया गया। लेकिन इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा ये थी कि इसके द्वारा भारत में आक्रामक युद्धों को केवल खत्म ही नहीं कर दिया गया, बल्कि जो प्रत्यभूति की संधियां कर्नाटक और अवध जैसे भारतीय राजाओं से की गई थी उन्हें भी खत्म कर दिया गया। और ये कहा गया कि विजय की योजनाओं और भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान और नीति के विरुद्ध है। बर्क ने इस विषय में कहा था, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ऐसा अच्छा और दक्ष उपाय है जैसा कि कोई मनुष्य बना सकता है। जैसा कि कोर्टनी एल्बर्ट ने प्रदर्शित किया है कि पिट ने 2 बातें की। उसने क्राउन के संरक्षण का अधिकार लेने और कंपनी के संविधान को पूरी तरह बदलने के दोष से बचाए रखा, लेकिन फिर भी पिट ने कंपनी को इंग्लैंड की सरकार से संबंधित अवश्य कर दिया। तो ये था दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में पारित हुआ और कुछ इसमें रिफॉर्म्स हुए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको आगे अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसी ही आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।